थोड़ा सा फिलोसफिकल नोट पर मैं शुरुआत करता हूँ। हिंदुस्तान की दार्शनिकता पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और जो फिलोसफी के स्टूडेंट हैं उनको बताया जाता है हिंदू दार्शनिकता। और हम ये मानते हैं कि जो हमारा था ही नहीं उसमें खोने का कोई रंज नहीं। तो सीपैक हम ये मान के चले कि हमारा था ही नहीं, उसमें कोई लाभ नहीं था, तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, हमारा कुछ भी खोया नहीं है। लेकिन जो पाया है वो हमने अपना आत्मसम्मान पाया है, विश्व में गौरव का स्थान पाया है और हम पूरे गर्व के साथ विश्व समुदाय को बता सकते हैं कि भारत अब उस स्तर पर है कि हम अगर दोस्ती करेंगे तो अपनी शर्तों पर और दुश्मनी भी करेंगे तो अपनी शर्तों पर। सीपैक से हमने कुछ खोया नहीं है, लेकिन जो पाया है वो आखिर में जब बात चलेगी तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो सीपैक एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, और अगर चाइना या पाकिस्तान की नज़रिए से देखें तो वो उस क्षेत्र में समृद्धि लाने वाला और प्रगति लाने वाला एक प्रयास है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक कंसीव किया गया था प्रोजेक्ट के नज़रिए से, वो ये था कि ये पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये कॉरिडोर जाएगा वहाँ डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, वहाँ की सोसाइटी को फ़ायदा होगा और खुशहाली चारों तरफ से आएगी। ये चाइना में खासकर के इलाके से चलना था और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक। लेकिन ये पूरा जो रास्ता है उसमें चाइना की जो शर्तें लगी हुई थीं, तो अगर उन शर्तों को हम देखें तो ये लगता है कि एक चतुर साहूकार का वो पासा है जिसमें फंस गया पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान की सार्वभौमिकता, उसकी सॉवरेनिटी, उसका इंडिपेंडेंस और उसकी एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड कम्युनिटी में एक पहचान वो बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो सीपैक मेरे नज़रिए से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ना तो भारत को कभी चर्चा में लाया गया, न ही भारत के हितों के बारे में कहीं कोई विचार किया गया, और ये उस इलाके से गुजरता है जहां भारत किसी भी हालत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इफ़ यू से यस यू आर डैम्ड, इफ़ यू से नो यू आर इक्वली डैम्ड। तो भारत इसलिए इस सीपैक के किसी भी प्रकार के कोई भी वर्जन आए उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो परसीव की जाती हैं। एक एनडीटीवी पर डिस्कशन चल रहा था, एक साइड में हरदीप पुरी जी बैठे हुए थे, उस वक्त वो मिनिस्टर नहीं थे। बिल्कुल मेरे बगल में एक आईएफएस ऑफिसर बैठे हुए थे और बीच में मुझे इंटरवीन करने का मौका मिला, और मैंने उस वक्त एग्जूबरेंस में ये कह दिया कि क्या हम पाकिस्तान को उसी तरीके से जवाब नहीं दे सकते? क्या हम गिलगिट और बाल्टिस्तान की बात शुरू नहीं कर सकते? और क्या हम जैसे जेएनके में ये हो रहा है, क्या हम इसका जवाब नहीं दे सकते? तो एक तरफ तो बैठे हुए थे पुरी साहब, वो भी डिप्लोमेट रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बैठे हुए थे अनदर रैंक डिप्लोमेट, और उसके बीच में मेरे जैसे बंदे ने एक सवाल पूछ लिया तो उन्होंने बड़ा गंभीरता से जवाब दिया कि जो चल रहा है वो बताया नहीं जा सकता, और कई बार बताया वो जाता है जो कभी एक्चुअली एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो डिप्लोमेसी के इतने कॉन्ट्रडिक्शन और कॉम्प्लेक्स अप्रोचेस होते हैं। तो अब ये जो बात चल रही है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान में क्या सीपैक की एंट्री सक्सेसफुल हो पाएगी और क्या इंडिया होने देगा? तो पहली बात तो ये कि ऐसा होगा नहीं, होने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही इंडिया इसके बारे में आंख बंद करके इसको स्टेटस को वाली बात को स्वीकार कर लेगा, एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी साख खत्म होती है, दूसरी ये कि अपने ही इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है, और तीसरा ये कि एक ये सार्वभौमिकता का सवाल है। पीओके में
अगर हम बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान में एक्चुअली हुआ क्या था। जब ये सन 47 में महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये उस वक्त उनके राज्य का हिस्सा था। जब ये 47 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि साथ में ये गिलगिट बाल्टिस्तान भी इंक्लूडेड था। लेकिन फौरन उसके बाद एक अंग्रेज अफसर ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 48 में कहा कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये जो अफसर था ये मेजर ब्राउन, ये गिलगिट स्काउट का अफसर था, और पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट में उसने डिक्लेयर कर दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान अब ये भारत का नहीं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं, अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी तक किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर या बायलैटरल टाइज में पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, अक्षुण्ण हिस्सा है, और ये हमेशा हिस्सा रहेगा। और इसलिए हम गिलगिट बाल्टिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान का या चाइना का, हम कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और डिप्लोमेसी भी इसी पर आधारित है। भारत की सेना उतनी ही सक्षम है जितनी भारत की सरकार सक्षम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भारत की सेना क्या कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो भारत की सरकार इससे करवाना चाहेगी। और डिप्लोमेसी का आखिरी रिजॉर्ट सेना को माना जाता है। दिस इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट आंसर to diplomatic attempts when everything else has failed. So this is the last resort of diplomacy. So let's hope that Indian Army's role actively in reference to CPEC is not very visible and not very I would say openly seen. लेकिन हाँ, एक अंदर तरीके से एक प्रचार प्रसार का तरीका है, और वहाँ वर्ल्ड कम्युनिटी इस फेवर में है कि चाइना अगर कर रहा है पाकिस्तान के साथ पीओके में, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर डिस्कशन के स्टेज पर भारत को होना चाहिए था। भारत की इसके बारे में विरोध करने की स्थिति नैतिक है और वैधानिक है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस बात को अपहोल्ड किया जाएगा कि भारत की वैधानिक स्थिति उसके पक्ष में मजबूत है, और सीपैक का पीओके में स्पेशली गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई एक्टिविटी एक्सेप्टेबल भारत सरकार को नहीं है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए स्पष्ट रूप से कि सेना को जब कुछ भी कहा जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं, सीडीएस ने भी कहा है और भारत के सेना प्रमुख ने भी कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान, और इससे ज़्यादा और क्या कहे कि जब पार्लियामेंट में भारत के गृह मंत्री ने इस तरह से ये कहा था कि क्या बात करते हो, ये हमारा भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए जान दे देंगे। तो वो जब जान देने की नौबत आएगी तब नौबत आएगी। फिलहाल वो नौबत डिप्लोमेसी जब तक सफल होती रहेगी वो नौबत नहीं आने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी तक तो देखिए अभी कितना खर्चा किया है, इसका जो एस्टिमेट है वो 50 बिलियन यूएस डॉलर है। इसमें कुछ पैसा पाकिस्तान ने लगाना है, लेकिन जो पाकिस्तान ने लगाना है वो भी चाइना से ही आएगा। ये डेट ट्रैप है चाइना की तरफ से। एक चतुर साहूकार ऐसे ही करता है, लालच देता है कि अगली जब फसल आएगी तो मेरा उधार चुका देना, और उसके लिए वो फसल के लिए बीज भी वही दे देता है, खाद भी वही दे देता है, और बीज भी ऐसे मरे हुए हैं कि फसल ना तो अच्छे से होनी है और ना ही वो फसल को बेच के पैसा चुका पाएगा। तो जब वो स्वीकार कर लेता है चतुर साहूकार का वो उधार कोई भी किसान, तो फिर उसको सुसाइड करना पड़ता है। भारत में बहुत जगह सुसाइड इसी वजह से हो रहे हैं। खेती की जो वो है कामयाबी ऐसा नहीं है, वो उनका लोभ लालच जो है वो उनको इस हालत में मजबूर करता है। पाकिस्तान को भी उसका लोभ और लालच इस हालत में ले आया है
कि चाइना का जो उधार है वो चुका नहीं पाएगा, और कोलेटरल जो है चाइना ने साइन कराए हुए हैं पाकिस्तान से। अब ग्वादर पोर्ट का आप देख लीजिए, ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान का अपना ही इलाका है और पाकिस्तान वहाँ नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एक भी नागरिक वहाँ ग्वादर पोर्ट के वो नोटिफाइड इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता। उनके डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी चाइना ने इशू किए हुए हैं, पाकिस्तान का वहाँ कोई सोवरेन अथॉरिटी चलती ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ कोलेटरल और उनकी एग्जीक्यूशन की कंडीशन इस तरह से सख्त है कि सूनर देन लेटर पाकिस्तान विल लूज कंट्रोल ओवर देम, एंड दैट इज व्हाट इट इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। चाइना देख रहे हैं कि धीरे धीरे पाकिस्तान को इसी तरीके से ये हड़प लेगा, और अगर भारत विरोध नहीं करेगा तो ये तो दरवाजे पे बैठे हुए हैं, और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स वो उनकी पॉलिसी है। और एक जो है वो मोती की माला जो पहनाना चाहते हैं, और इंडिया वो माला को गले में डालने का स्वीकार कर ही नहीं सकता, तो वो भी एक कॉन्सिक्वेंस होगा। तो फिलहाल तो इतना ही काफ़ी है कि पैसा बहुत खर्च कर लिया, लेकिन अभी जितना जो पैसा खर्च किया था उसका रिटर्न इनडायरेक्टली चाइना को मिल चुका है। आगे जो कुछ होगा वो बोनस होगा, क्योंकि जो उसने एंट्रैपमेंट करना था सक्सेसफुली पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है।